हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टीड ऑफ बीइंग बिजी। तो देखो, बिजी होने की जगह प्रोडक्टिव होने की कोशिश करो। बिजी और प्रोडक्टिव होने में क्या डिफरेंस है? आप 10 घंटे बुक को लेकर बैठे हो और आसपास कहीं भी नहीं जा रहे हो और कुछ काम नहीं कर रहे हो, बस उसको लेकर ही बैठे हो, लेकिन आपके दिमाग में भी कुछ नहीं जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड बिजी। ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ को लेकर बैठे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज़ बिजी। एंड प्रोडक्टिव इज़ कि आप किसी काम को पूरी इफिशियंसी के साथ कर रहे हो। तो कई बार लोग पूछते हैं कि यूपीएससी में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो देखो, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे घंटे पढ़ने के घंटे के हिसाब से नहीं होती है। यहाँ पे ये होता है कि जो टारगेट्स आपने सेट किए, क्या आप उन टारगेट्स को गिवन टाइम लिमिट में कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ प्रोडक्टिव। तो कोशिश कीजिए प्रोडक्टिव बनिए, ठीक है, रैदर देन बीइंग बिजी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। GS1 में आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 से हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से इंडो यूएस रिलेशंस को, इसके बारे में एक एडिटोरियल आया है। देन गवर्नेंस में पुलिस कंप्लेंट कमेटी को देखेंगे। GS3 में हम देखेंगे एनवायरमेंट में से ग्लोबल मीथेन प्लेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, एंड देन वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। देखो, ये जो तीनों है ना, ये अभी COP26 चल रही है, ठीक है, UNFCCC की। और यहाँ पे ग्लासगो में जो COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है, उसमें ये तीनों चीज़ें आई हैं। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड डिफेंस में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आज हमने एथिक्स डोज नहीं लिया है, हम कल से फिर से लेंगे, ठीक है, कल से भी नहीं, हम परसों से लेंगे एथिक्स डोज और जोग्राफिकल लोकेशंस को। ओके, चलो, पहला आर्टिकल है हमारा, वर्ल्ड लीडर्स प्लेज टू सेव फॉरेस्ट, कट मीथेन एमिशन। तो देखो, वैसे अभी क्या है ना, अभी देखो ये मिड नवंबर तक लगभग चलेगी ये ग्लासगो की समिट। तो इसमें कई सारी नई चीज़ें निकल के आएंगी। अभी आप चाहो तो अभी इसको ओवर द टाइम फॉलो तो कर ही रहे हो आप, इसके चाहो तो नोट्स बना लो, या फिर मैं कोशिश करूँगी जब ये पूरी समिट हो जाती है उसके बाद एंड में COP26 का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज या क्या क्या आउटकम्स निकल के आए, जैसे कि एक ग्लोबल मीथेन प्लेज है, ऐसे क्या क्या इसके आउटकम्स निकल के आए, उस पर एक अलग वीडियो बना दें। लेकिन आप अभी के लिए इसको फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि उसके बाद ही आपको वहाँ एंड में समझ आएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मीथेन एमिशन को लेकर एक प्लेज है, वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पे प्लेज ली है। तो देखो, 90 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने US और EU का जो ये प्लान है COP26 में, इसको इस पर हामी भरी, इसको ज्वाइन किया है। और इसमें अभी तक भी इंडिया, चाइना और रशिया ने कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे पहले देखो कि ये एग्रीमेंट क्या है। तो ये US और EU के बीच में एक एग्रीमेंट है। US और EU का प्लान है, US और EU इसको स्पॉन्सर करने वाले हैं। US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड EU इज यूरोपियन काउंसिल, तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में है। और यहाँ पे एम क्या है? यहाँ पे एम है कि जितना भी वर्ल्ड वाइड मीथेन एमिशन है उसको रिड्यूस करें बाय 30% बाय 2030। तो 2020 लेवल्स के कंपैरिजन में 2030 तक हमको 30% तक का जो मीथेन है एमिशन है, मीथेन एमिशन, इसको कम करना है, ये इसका टारगेट है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है ग्लोबली, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ पे हम 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रोकने से कम कर पाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने से हम रोक पाएंगे बाय 2040, ठीक है। जो अभी प्रोजेक्टेड टेम्परेचर राइज है उसमें 0.2 डिग्री टेम्परेचर राइज कम होगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कम होगा। Planet is presently around 1.2 डिग्री सेल्सियस hotter than the before industrialization revolution। देखो, पेरिस पैक्ट जब हुआ था उसमें कहा गया था कि हम कोशिश करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर राइज को रोक दें बाय 2100, और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोक पाएँ तो वहीं रोक दें। अभी तक हम 1.2 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर राइज अपना कर दिया है, तो हमारे पास बहुत कम स्कोप है। उसमें एक एक पॉइंट डिग्री सेल्सियस भी अगर कम होता है टेम्परेचर राइज, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्लोबल मीथेन प्लेज वाला। अब देखो, मीथेन गैस के बारे में आपको मैं बता दूँ, ये जो है ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि कार्बन का एक एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम से ये मिलके बनता है। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और ये कंबस्टिबल होता है, इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सट्रीमली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने का पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है? 80 to 85 टाइम्स
ऑफ वॉट कार्बन डाइऑक्साइड कैन डू। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है उससे 80 to 85 टाइम्स ज़्यादा मीथेन यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो नेचुरल सोर्सेज अकाउंट फॉर रफली 40% ऑफ मीथेन। तो जो नेचुरल सोर्सेज के कारण 40% मीथेन एमिशन होता है, जबकि ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्सेज जो हैं 60% उनके कारण होता है। मतलब देखो मीथेन जो है ये यूजुअली थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, थोड़ा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण होता है, ठीक है। इन सब कारणों से ये जो है ये नेचुरल सोर्सेज है। बाकी ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्सेज कौन से? कैटल फार्मिंग, तो कैटल्स के थ्रू यहाँ पे मीथेन निकलता है। फिर राइस एग्रीकल्चर जब करते हो, पैडी जब आप कल्टीवेट करते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीथेन एमिशन होता है। देन बायोमास की बर्निंग के टाइम पे ये सब होता है। तो मीथेन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल एमिशन भी है और ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड एमिशन भी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये मीथेन गैस का इम्पैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने बताया 80 to 85 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है ये गैस, मीथेन गैस जो है ये लगभग आप समझो 80 to 85% या 80 to 85 टाइम्स बोलो ये पोटेंट है देन व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड इज, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग कर रही है तो उसका 80 to 85 टाइम्स मीथेन करेगा, ठीक है। इंक्रीज्ड एमिशन आर जनरेटिंग इंक्रीज इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एयर पोल्यूशन। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एयर, जो ट्रोपोस्फेयर में, देखो ओजोन के बारे में मैं बात कर लेती हूँ पहले। ओजोन को O3 के फॉर्मूले से लिखते हैं। ओजोन देखो दो तरह का होता है, एक होता है गुड ओजोन, एक होता है बैड ओजोन। गुड ओजोन वो होता है जब वो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में हो। आपको पता होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसमें जब स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन पाया जाता है तो वो अच्छा गैस की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को यूवी रेस से बचाता है। दूसरा, ये बैड कब हो जाता है? ये बैड तब हो जाता है जब ये ट्रोपोस्फियर में एंटर कर जाए और ट्रोपोस्फियर में बढ़ने लगे। तो ट्रोपोस्फियर में ओजोन का कुछ भी काम नहीं है एक्सेप्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो जब ट्रोपोस्फियर में एंटर होता है ओजोन या ट्रोपोस्फियर में इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनता है, एक ग्रीन हाउस गैस का काम बनता है। ग्रीन हाउस गैस का काम करती है यहाँ पे ओजोन, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में। इसीलिए जैसे जैसे मीथेन भी बढ़ता है ना, मीथेन का एमिशन बढ़ता है, वैसे वैसे ओजोन भी ट्रोपोस्फियर में बढ़ती है, ठीक है। और इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसके कारण कई सारी प्रीमेच्योर डेथ्स भी होती हैं हर साल, ठीक है। इसके बाद देखो इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं इंडिया ने मीथेन को कम करने के लिए। तो सबसे पहले जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने एक हरित धारा नाम का एक कैंपेन चलाया, ठीक है। इन्होंने एक एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट यहाँ पे बनाया जिसका नाम है हरित धारा, जिसमें कि कैटल मीथेन एमिशन जो है वो कम होगा। तो बेसिकली हरित धारा क्या है? एक तरह का चारा है जो कैटल्स को दिया जाएगा जिससे कि उनके अंदर जो मीथेन एमिशन है वो कम हो और उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़े, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हरित धारा। देन यहाँ पे इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम भी चलाया गया जो वॉलंटरीली इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें इंडिया के बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये सब कुछ अपने आप को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करेंगे, कम से कम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की कम कोशिश करेंगे, कम से कम यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करें। इसके अलावा एक नेशनल एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज, इन सब इसके बारे में आप सभी को पता होगा। 2008 का ये प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये क्या करेगा? अवेयरनेस क्रिएट करेगा अबाउट क्लाइमेट चेंज, ओके। इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज, कम्युनिटी, सभी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होकर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश करेंगे, ओके। इसके अंदर 8 सब प्लान्स भी हैं, इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा हम BS4 से सीधे BS6 पे आ गए, ठीक है। ये भी एक हमारा एफर्ट है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए। क्योंकि देखो BS4 के बारे में आपको पता होगा, पहले व्हीकल्स में BS4 इंजन यहाँ पे यूज़ होता था जिसमें सल्फर एमिशन और जो ये इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेज है उसका एमिशन ज़्यादा होता था। अभी उसके बाद हमको BS5 पे आना चाहिए था लेकिन हमने BS5 को स्किप करके डायरेक्टली हम BS6 पे आ गए। इसमें क्या हो गया? सल्फर एमिशन एकदम कम हो गया और जो भी बाकी के ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन भी यहाँ पे कम हो गया। तो ये आपको यहाँ पे इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक प्लेज ली गई है, पहली प्लेज है रिगार्डिंग रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को कम करना है और दूसरी चीज़ जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का जैसे कि मीथेन का, उसको स्लो डाउन करना है और उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि देखो मेजर पावर्स जो हैं अभी भी यहाँ पे
रैपिड रिडक्शन के लिए तैयार नहीं हुई हैं कि रैपिड रिडक्शन हम नहीं करेंगे अभी, जो भी फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली गैसेज हैं उनको अभी निकलने देंगे, लेकिन एकदम कम नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ठीक है। अब देखो क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। अभी हम आगे आने वाले जो 2-3 आर्टिकल्स हैं उसमें आपको और चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि एक आपको पता चलेगा इसमें इंडिया ने एक एफर्ट किया है स्मॉल जो स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि इंडिया यहाँ पे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। तो यहाँ पे पलाऊ क्या है? पलाऊ पैसिफिक ओशन में 50 लो लाइंग आइलैंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें पलाऊ ने ये एक तरह से इनको कहा है, जो G20 कंट्रीज़ हैं इनको कहा है कि आप लोग हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज से देखो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इसके कारण क्या होगा, अर्थ की हीटिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल जो है वो राइज होगा, और सी लेवल के राइज होने से जो लो लाइंग आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके डूबने के, उनके पूरी तरह से सबमर्ज होने के चांसेस हैं, और पलाऊ इनमें से ही एक कंट्री है। तो ये जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ है ना, इनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा अभी मंडरा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो US EU का ये जो एग्रीमेंट है रिगार्डिंग ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये जो है ये 2030 से, मतलब 2030 के लेवल्स पे यहाँ पे आके रुकेगा, मतलब 2030 तक इनको 30% मीथेन को कम करना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, और इसमें अभी तक 90 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया है। बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक भी इसको ज्वाइन नहीं किया, जैसे कि इंडिया, चाइना और रशिया, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट जो है ये अभी 40 कंट्रीज़ तक एक्सपांड होने की बात कर रहा है। इसको हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे इंडिया ने ये कहा है कि क्लाइमेट फंड, हमने कल भी ये डिस्कस किया था, क्लाइमेट फंड की जो बात हुई है, तो देखो 2009 में ये टारगेट सेट हुआ था, जिसको 2015 में पेरिस क्लाइमेट पैक्ट के टाइम पे भी ये कहा गया कि ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि फंडिंग कैसे होगी, 2020 से इस तरह की फंडिंग होगी। ये कहा गया था कि 2020 से इस तरह की फंडिंग होगी जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो $100 बिलियन को हर साल मोबिलाइज करेंगी। लेकिन इंडिया का ये कहना है कि भाई ये उस टाइम का था कि 2009 और 2015 के टाइम का था कि $100 बिलियन आप यहाँ पे मोबिलाइज करोगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। लेकिन अब जिस हिसाब से इकोनॉमीज़ चल रही हैं, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है, आपको यहाँ पे $1 ट्रिलियन को यहाँ पे मोबिलाइज करना चाहिए, ये चीज़ कही है इंडिया ने। इंडिया दूसरी जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके लिए कुछ कोशिशें कर रहा है, उनको रिजिलियंट बनाने के लिए। इसमें एक इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है जिसको हम आइरिस कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। इसके बारे में भी हम देखेंगे। और इसके अलावा इंडिया ने एक और चीज़ प्रपोज की है यूके के साथ मिलके, जो कि है वन सोलर ग्रिड। ये जो है वन सोलर ग्रिड क्या है, ये वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की बात करता है। तो ये क्या है, इसको भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि इंडिया ने यहाँ पे जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूके के साथ मिलके। और ये कब किया है, ये COP26 के दौरान ही हुआ है, ठीक है। इस इनिशिएटिव में क्या कहा गया है, इस इनिशिएटिव में ये कहा गया है कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनको, ये क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो इनको रिजिलियंट बनाने के लिए यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करने की ज़रूरत है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे आइरिस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। ये आइरिस प्रोग्राम क्या करेगा, बेसिकली इन कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा विथ रेजिलियंस, ओके। अब देखो यहाँ पे इंडिया ने ये जो एम्बिशियस प्रोग्राम है ये यूएस के साथ लॉन्च किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया और यूके का साथ दे रहा है, यूएस के साथ नहीं, यूके के साथ, सॉरी, ये यूके के साथ इंडिया ने लॉन्च किया है और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसका साथ दे रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये CIDR का पार्ट है, सॉरी CDRI का पार्ट है। CDRI क्या है, CDRI भी एक इनिशिएटिव था जो 2019 में स्टार्ट किया गया था। ये भी था रिगार्डिंग कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे थे, और ये एक रीजनल तरह की, आप समझ सकते हो, रीजनल तरह का कैंपेन या रीजनल तरह का एक कोएलिशन था जिसमें लगभग 26 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ओके। अब देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड कंट्रीज़ या रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, ये बेसिकली है क्या। तो देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन या कोएलिशन है ना,
ये क्या करेगा, ये एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करेगा। स्ट्रेंथन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, तो यहाँ पे जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वहाँ पे डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए, डिजास्टर से लड़ने की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए स्मॉल आइलैंड स्टेट्स में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये पहला मेजर इनिशिएटिव है, इंडिया का पहला मेजर इनिशिएटिव है अंडर CDRI। तो CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2019 में बना था और उसी के अंतर्गत ये पहला इनिशिएटिव है। इसके अलावा आइरिस जो है ये ऑपरेशनलाइज करेगा CDRI इनिशिएटिव को। तो CDRI इनिशिएटिव जो हमने लिया था, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2019 में जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर पहला प्रोग्राम है आइरिस, जो कि स्मॉल आइलैंड स्टेट्स को टारगेट करेगा। और इसमें क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल हैं, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कम करने की कोशिश करेगा आइरिस। ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये जो CDRI की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। तो CDRI जो है इंडिया का सेकंड इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है। तो देखो, सेकंड इंटरनेशनल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंडिया ने अभी तक 2 मेजर इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला था जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा 2019 में अब ये CDRI आया था। ठीक है, तो इसमें डिजास्टर जो मैनेजमेंट है उसका काम करेगा ये CDRI। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप की जाएगी टू प्रमोट रिजिलिएंट क्लाइमेट प्रूफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा ग्लोबली। ठीक है, जो मेजरली वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनमें, और जो डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको डेवलप किया जाएगा। 26 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, जिसमें US, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब इसका पार्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे इनफैक्ट नॉलेज सेंटर की तरह एक्ट किया जाएगा। मतलब जो CDRI है ये एक तरह से नॉलेज सेंटर की तरह काम करेगा फॉर द मेंबर कंट्रीज़, और यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएगा उनको कि आप ये करो या ये करो, और यहाँ पे डिजास्टर प्रूफिंग करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी पहले तो डिजास्टर प्रूफिंग होगी। ठीक है, उसको डिजास्टर रेजिलिएंट बनाया जाएगा। और दूसरा, नॉलेज सेंटर की तरह काम करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएगा ये। ठीक है, और ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रिसर्च सेंटर की तरह एक तरह से एक्ट करेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेगा। इसके अलावा देखो, जो एग्जिस्टिंग और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ भी ये काम करेगा, और यहाँ पे फ्लड्स, हीट, साइक्लोन, इन सब से बचाने का काम करेगा। मेजरली इसका एम है डैमेज और डिस्ट्रप्शन को रोकना ड्यू टू डिजास्टर्स। ओके, और CDRI एस्टिमेट्स की माने तो हर $1 जो आप इन्वेस्ट करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलिएंट बनाने के लिए लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, ये लगभग आपके $4 को बचाता है ड्यूरिंग डिजास्टर्स। तो जैसे ही डिजास्टर आएगा, अगर आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया है तो आपका $4 का लगभग यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। $1 में आप ये काम कर सकते थे, उसके बाद यहाँ पे $4 का जो काम है ये हो जाएगा। ओके, अब देखो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है। तो देखो, यहाँ पे इंडिया और UK जो है, इन दोनों ने यहाँ पे COP26 में एक वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड बनाया है। तो ये क्या प्रपोजल है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंसेप्ट लाया है इंडिया और UK मिलके, ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे पूरी इंटरनेशनली यहाँ पे एक ग्रिड बनाई जाएगी जो कि एक ही सोलर पावर को एक तरह से यहाँ पे पूरे ही इंटरनेशनली यहाँ पे डिसेमिनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी के लिए एक ही ग्रिड बनाई जाएगी जो इंटरनेशनली काम करेगी, फ्रॉम अफ्रीका टू एशिया। ठीक है, ये चीज़ कही गई है यहाँ पे, ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। तो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है, ये UK और इंडिया का इनिशिएटिव है, और COP26 में इसका प्रपोजल सामने रखा गया है। इसको ग्रीन ग्रिड भी कहा जा रहा है। ठीक है, UK इसको ग्रीन ग्रिड कहता है, इंडिया इसको ये कहती है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड कहती है। इसका एम ये है कि सन नेवर सेट्स। तो यहाँ पे ये कहना है इनका कि सन कभी भी सेट नहीं होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम सोलर एनर्जी से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, और ये हर जोग्राफिकल लोकेशन पे ये इलेक्ट्रिसिटी पहुँच सकती है। ठीक है, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। अब ये जो है मोस्ट एम्बिशियस स्कीम है इंडिया की, जो वर्ल्ड वाइड स्केल पर चलाई जाने की बात चल रही है। इसमें वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस भी मिलेगा, और यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यूज़ भी हो जाएगा। मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये सोलर ग्रिड बनाई जा सकती है। ऑलराइट, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो सोलर स्पेक्ट्रम है ये कहाँ से कहाँ तक होगा। ये इसके 2 ब्रॉड जोन होंगे, पहला फार ईस्ट और एक होगा फार वेस्ट।
फार ईस्ट जो होगा इसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया ये सब आएंगे, और जो फार वेस्ट होगा उसमें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका आएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे 3 फेजेस होंगे इस प्लान के। सबसे पहले फेज में क्या होगा कि एशिया के अंतर्गत ही एक सेकेंड, इसमें क्या होगा कि एशिया के अंतर्गत पहले फेज में इसको डेवलप किया जाएगा, सोलर पावर ग्रिड को। उसके बाद सेकंड फेज में क्या होगा कि यहाँ पे अफ्रीका में इसको ऐड किया जाएगा, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ को इसमें ऐड किया जाएगा, और थर्ड फेज में ग्लोबल कनेक्टिविटी की जाएगी। मतलब पहले फेज में एशिया, दूसरे फेज में अफ्रीका, और तीसरे फेज में ग्लोबल कनेक्टिविटी। अभी सुबह सुबह लोग फटाके फोड़ने लग गए हैं, बताइए, इसलिए थोड़ा सा शोर हो रहा है। चलो फिर भी आई ट्राई टू कंटिन्यू इसको। तो एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यहाँ पे ग्लोबल कनेक्टिविटी की कोशिश की जाएगी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की? तो पहली इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स की मदद की जाएगी सो दैट वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में अपने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, अपनी कंट्रीज़ में टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकें, टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। इसके बाद असेट यूसेज जो है वो ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि देखो सोलर पावर का असेट सभी कंट्रीज़ के पास ऑलमोस्ट होता है, एटलीस्ट उनके पास तो है जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में लाई करती हैं। तो इसका प्रॉपर यूसेज भी हो सके, इसको भी इंश्योर करेगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा पावर्टी एलिवेशन के काम आएगा। देखो जो भी पैसा यहाँ से बचेगा, अगर आप यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट बनाने जाते हैं या थर्मल पावर प्लांट बनाने जाते हैं या ऐसी कोई ग्रिड बनाने जाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट पे बेस्ड है, नेचुरल गैस पे बेस्ड है, तो इसमें खर्चा बहुत आता, इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत आता। अब क्या है, आपका ये इकोनॉमिक कॉस्ट बच रहा है, और आप इस इकोनॉमिक कॉस्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हो? पावर्टी रिडक्शन में यूज़ कर सकते हो। जो भी वाटर क्राइसिस आ रहा है, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं, सोशो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ हैं, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये जो हमारा इंडिया का नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स हैं, इसको हम एक्सपांड करके रीजनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। और ये इनिशिएटिव इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोविड के दौरान हमको पता है कि इकोनॉमीज़ कितनी डाउनफॉल पे हैं, और ऐसे में जब इकोनॉमिक कॉस्ट बच रहा है, सस्टेनेबल हो रही है ये चीज़ें, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक सस्टेनेबल तरीका है ना एनर्जी डेवलप करने का। तो इन सभी के कारण इंडिया जो है ना एक लीडर की पोजीशन भी निभा सकता है इन ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो एनर्जी को सस्टेनेबल बनाने के लिए यहाँ पे इंडिया एक लीडर की तरह भूमिका निभा सकता है। तो यही सारी चीज़ें दी हुई है इस आर्टिकल में। अगर आपको इस आर्टिकल में फिर भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। मैंने इस आर्टिकल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। देखो इस प्रोजेक्ट के कुछ कंसर्न्स भी हैं। पहला कंसर्न है जियो पॉलिटिकल इशूज़। इसमें ऐसा कुछ कंट्रीज़ ऐसा मान रही हैं कि इंडिया ये सिर्फ ग्लोबल लीडरशिप पाने के लिए कर रही है, सिर्फ अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करने के लिए कर रही है। और यहाँ पे जो कॉस्ट शेयरिंग मेथड होगी वो भी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है कि किस पैटर्न पे, किस फ्रेमवर्क पे आप कॉस्ट शेयरिंग करोगे, ठीक है। ये डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि कोई कंट्री डेवलपिंग है, कोई कंट्री डेवलप्ड है, तो इसके बेसिस पे आप किस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट करोगे, ये एक इशू है। दूसरा ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन का इशू है। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो यहाँ पे एक ही ग्रिड से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने की बात चल रही है, तो हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये ग्लोबलाइजेशन ईजी होगा? क्या ये एक्सपेंसिव नहीं होगा? क्या ये डिफिकल्ट नहीं होगा? क्या ये फास्ट हो पाएगा? ये भी क्वेश्चन सामने खड़े हुए हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर ही आप मान लो तो इंडिया के अलावा सेंटर और स्टेट को कोऑर्डिनेट करने में इतनी दिक्कत होती है, इतने लॉज, इतने रेगुलेशंस बने हुए हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना इंडिया में ही बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बाकी कंट्रीज़ को तो हम कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करवाएंगे इसको। इसके अलावा अभी हमने बात की थी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत एजेंडा की। कोविड के टाइम पर ही हम इस आत्मनिर्भर भारत एजेंडा को लाए हैं। तो ये वाला जो प्रोग्राम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला, ये तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है। तो उसका क्या? इसके अलावा यहाँ पे देखो सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की बात है। देखो जो अलग अलग रीजन हैं वहाँ पे अलग अलग वोल्टेज की ग्रिड लगती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग स्पेसिफिकेशन की। तो इस ग्रिड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना भी एक चैलेंज होगा। तो ये हमने इसके चैलेंजेस भी देख लिए। तो हमने देखा इसके चैलेंजेस क्या हैं इस वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के। उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और ये किस तरह से ओवरऑल काम करेगा, ये सब हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। देखो एक आर्टिकल आया था कि एनएचआरसी जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारा इंडिया का, उसने ये कहा है कि आपको गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप एक पुलिस कंप्लेंट बॉडी बनाइए। तो 15 ईयर्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्टिव्स, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के एक जजमेंट में जिसका नाम था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये
2006 का केस है, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे, ठीक है। इन डायरेक्टिव्स में से एक डायरेक्टिव था कि जो सेंटर है और स्टेट है ये अपने अपनी जगहों पे, लोकल लेवल्स पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, यहाँ पे ये जो है स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पे ये कहा गया था कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पुलिस कंप्लेंट बॉडी बनाई जानी चाहिए। यानी कि अगर पुलिस कुछ भी ऐसी चीज़ करती है जिसके अगेंस्ट नॉर्मल सिटीजन्स को कंप्लेन करनी, तो वो कहाँ करेंगे, इस पुलिस कंप्लेंट बॉडी में करेंगे, ठीक है, या पुलिस कंप्लेंट एसोसिएशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें करेंगे। तो ये NHRC का जो कोर एडवाइजरी ग्रुप है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स की बात करता है, उसने ये चीज़ कही है सेंटर को, स्टेट को और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको। अभी NHRC ग्रुप ने ये भी कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लॉ मिनिस्ट्री जो है, ये जो 113th रिपोर्ट थी, 113th रिपोर्ट जो थी लॉ कमीशन की, उसमें भी यहाँ पे ये कहा गया था कि आप यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसमें एक अलग सेक्शन ऐड करो जिसके थ्रू आप यहाँ पे पुलिस कंप्लेन कमेटी या पुलिस कंप्लेन बॉडी बना सको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कई सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल किया जाएगा। क्या क्या टैकल किया जाएगा, जैसे कि कई बार कस्टोडियल डेथ्स हो जाती है, ठीक है। कस्टोडियल डेथ्स के कारण क्या होता है कि यहाँ पे पता नहीं चलता कि यहाँ पे डेथ कैसे हुई, लेकिन देखो ये चीज़ हमने भी देखी है कई जगहों पे, और ये आपको भी पता होगी कि कस्टोडियल डेथ्स में काफ़ी कुछ पुलिस का भी हाथ रहता है। कई सारी रिपोर्ट्स में ये आया है, हालांकि हर केस नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन जनरलाइज नहीं करी, लेकिन स्पेसिफिक केस की बात कर रही हूँ। तो ये कहा गया है कि अगर आप इस इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन ऐड करते हो, जो 113th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, उन्होंने कहा इंडियन एविडेंस एक्ट में एक आप सेक्शन ऐड करो जो सेक्शन ये कहे कि कस्टोडियल डेथ अगर होती है तो बाय डिफॉल्ट ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि पुलिस के कारण ये कस्टोडियल डेथ हुई है, ठीक है। ये प्रूफ जो होगा बर्डन का, ये पुलिस प्रूफ करेगी कि हमारे कारण ये कस्टोडियल डेथ नहीं हुई है, हमने उसको टॉर्चर नहीं किया है, विक्टिम को टॉर्चर हमने नहीं किया है, या एक्यूज्ड जो था जिसको जेल में बंद किया गया था उसको हमने टॉर्चर नहीं किया है यहाँ पे, ये चीज़। उसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने की बात कही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। तो देखो ये हम सब रिफॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि नीड क्या है इनकी। तो पहले आप ये देखो, टेक्नोलॉजी इनेबल करने की बात की है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात की गई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बात की गई है कि CCTV कैमरास हमको लगाने चाहिए, ठीक है। सभी पुलिस स्टेशन में, सभी जेल्स में CCTV कैमरास होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन ये भी है कि ट्रेंड सोशल वर्कर्स और लॉ स्टूडेंट्स को यहाँ पे पुलिस के साथ कम्युनिकेशन में लगे रहना चाहिए, ठीक है। एक कम्युनिकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए, एक कम्युनिटी पॉलिसी बनानी, पुलिसिंग एक कम्युनिटी पुलिसिंग जो होती है। तो देखो among the recommendations were the involvement of trained social workers and law students with police stations as a part of community policing and incorporating community policing in police manuals। तो देखो कम्युनिटी पुलिसिंग करने की हमको यहाँ पे ज़रूरत है। किस तरह से, देखो कम्युनिटी पुलिसिंग के दो मतलब होते हैं। एक मतलब यहाँ पे ये है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब है कि पुलिस के साथ साथ यहाँ पे जो सोशल वर्कर्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो भी साथ में आगे आएँ, सो दैट वो ये देख सकें कि पुलिस कोई एट्रोसिटीज़ तो नहीं कर रही सिटीजन्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डाटा वगैरह सब प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे ये जो पुलिस कंप्लेन बोर्ड है वो लगभग 16 स्टेट्स और यूटीज़ में अभी तक बन चुका है, लेकिन सारे स्टेट्स में अभी बनना बाकी है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे पुलिस सिस्टम का क्या प्रोविजन है इंडिया में। तो सबसे पहले पुलिस सब्जेक्ट जो है ये आता है शेड्यूल 7 के जो स्टेट लिस्ट है उसमें आता है। अब आपको पता है शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, उसमें से स्टेट लिस्ट में पुलिस का सब्जेक्ट आता है। हालांकि सेंटर भी परमिटेड है कि सेंटर भी अपनी एक पुलिस फोर्स बना सकती है अपने लिए, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन पुलिस सिस्टम जो है ये पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत काम करता है मेजरली, और हर स्टेट का अपना अपना पुलिस लॉ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि क्यों हमें पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म या फिर आप कह लो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम्स की क्यों ज़रूरत है। अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस नाम की एक वेब सीरीज़ आती है, ठीक है, वेब सीरीज़ है, अगर आपने वो देखी होगी ना तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा कि क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर में हमको रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है। अगर आपने नहीं देखा हो ना तो जब भी आपको टाइम मिले तो देखिएगा, बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो क्रिमिनल जस्टिस, उसमें आपको एक्चुअल पता चलेगा कि किस तरह से हमारा पुलिस फोर्स वर्क करता है, पुलिस जेल रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है। तो देखो क्या होता है कि एक तो इंडियन पुलिस सिस्टम जो है हमारा कॉलोनियल लॉज के ऊपर बेस्ड है, और कॉलोनियल लॉज जो थे वो बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है, आउटडेटेड हो चुके हैं, और वहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा पुलिस के हाथ में सेंट्रलाइज्ड पावर्स हुआ करती थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पुलिस में करप्शन देखने को मिलता था, काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ पुलिस करती थी नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर, ठीक है। तो एक तो ये नुकसान था। दूसरा ये कि आज के डेट में भी वैकेंसीज बहुत हैं पुलिस सिस्टम में। जो हमारा जो UN है,
वो ये कहता है कि 222 कम से कम पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए 1 लाख जनता के ऊपर। मतलब 1 लाख जनता वाले एरिया में कम से कम 222 पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए। लेकिन इंडिया में कितने हैं? इंडिया में लगभग 181 पुलिस ऑफिसर्स हैं ओवर 1 लाख पब्लिक। ओके, इसके अलावा कस्टोडियल डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, कस्टोडियल डेथ्स के यहाँ पे इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फेक एनकाउंटर्स के भी इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे टॉर्चर काफ़ी देखने को मिल रहा है, और टॉर्चर इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा देश का कोई स्पेसिफिक टॉर्चर लॉ है नहीं, और जो यूएन का कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर, इसको भी हमने सिर्फ साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण जो दोषी है उसको यहाँ पे सज़ा नहीं मिल पाती, और जो निर्दोष है उसको सज़ा मिल जाती है। तो ये सारे इश्यूज़ के कारण हम यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। अब देखो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई सारे डायरेक्टिव्स दिए थे। जैसे एक तो बोला उन्होंने, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बननी चाहिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा इन्होंने कहा एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बननी चाहिए। एक यहाँ पे डीएसपी जो डीजीपी जो होंगे, इनका एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए 2 साल का। इसके अलावा एसपीज और एसएचओज जो होंगे, इनका भी 2 साल का टेन्योर होना चाहिए। इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फंक्शन होने चाहिए पुलिस के बाद। एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए, और एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन भी बनना चाहिए सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनेगा कहाँ पे? स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक बनेगा नेशनल सिक्योरिटी कमीशन सेंट्रल लेवल पे। ये सारे डायरेक्टिव्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इन पे से बहुत ही कम पे अभी तक काम हुआ है। आगे बात करते हैं। देखो, डीएसी क्लियर्स प्रपोजल वर्थ ₹7,000 करोड़, तो लगभग 8,000 करोड़ का यहाँ पे प्रपोजल्स को क्लियर किया गया है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये काउंसिल है जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेती है। इसके बारे में भी देखेंगे। उससे पहले ये देखो कि यूएस से हम कुछ चीज़ें खरीदने वाले थे। क्या खरीदने वाले थे? नेवल गन्स खरीदने वाले थे, लेकिन हमने उनसे नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि एक तो ये बहुत महंगे पड़ रहे थे, और दूसरा हम अपने आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस प्रोग्राम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे भेल से, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स और यहाँ पे हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से ही यहाँ पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया है। ठीक है, इनसे हमने क्या क्या लिया है? तो देखो, हमने एक तो 12 हाई यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स लिए हैं यहाँ से हेल से, और यहाँ पे भेल से हमने यहाँ पे फायर कंट्रोल सिस्टम्स लिए हैं। ठीक है, लिंक्स फायर कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे हमने लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा आपको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है? तो पहली चीज़ तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो भी आपको एक्विजिशन करना है, प्रोक्योरमेंट करना है, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को जो भी चीज़ें खरीदनी है या जिस भी चीज़ की डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बताएगा, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इसको प्रोक्योर करने का और इसका डिसीजन लेने का काम करेगा। ठीक है, ये नई पॉलिसीज़ भी बनाता है, कैपिटल एक्विजिशन वगैरह की, ये सब करता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड को रिगार्डिंग भी ये काम करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो उसको प्रोक्योर करके कौन देगा? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ठीक है, इसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वो इसके चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझो, प्रोक्योर करेगा गवर्नमेंट, लेकिन उसके रिगार्डिंग डिसीजन कौन लेगा कि हम क्या चीज़ खरीदेंगे और क्या चीज़ नहीं खरीदेंगे? वो डिसीजन लेगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके हेड खुद कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कब बना था? ये बना था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशंस के ऊपर। ठीक है, पोस्ट कारगिल वॉर, जब देखो कारगिल वॉर के बाद 1999 में ये हमको पता चला कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स की कमी थी डिफेंस में। तो इसके बाद यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन आया। इन्होंने ये कहा कि हमको एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाने की ज़रूरत है, जो ये डिसीजंस ले कि हमको डिफेंस प्रोक्योरमेंट कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो 2001 में ये बना था। इसके बाद, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद आगे बात करते हैं। देखो, ये एक एडिटोरियल आया है आज रिगार्डिंग यूएस इंडिया रिलेशंस, और यहाँ पे ट्रेड और क्लाइमेट की बात की हुई है। तो इस पे आते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है? 21st सेंचुरी में इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी हाईलाइटेड हैं, और जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा 21st सेंचुरी का, तो उसमें इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये चीज़ पहले शुरू में ये कही गई है। अब देखो, इंडिया और यूएस के इतने अच्छे स्ट्रेटेजिक अलायंस का क्या कारण है, क्या एम क्या है? तो यहाँ पे एक क्रिएट करना चाहते हैं एक इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, एक फ्री और इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, आपको पता होगा पहले ये जो रीजन हुआ करता था, उसको यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन नहीं कहता था यूएस। ठीक है,
जब यहाँ पे ट्रम्प थे तब उन्होंने इस रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पता चलता है कि इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है, इंडियन ओशन की कितनी इंपॉर्टेंस है यूएस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन बनाना चाहता है यूएस भी और इंडिया भी। देखो दोनों के अपने अपने कंसर्न हैं, और सबसे बड़ा कंसर्न है चाइना, क्योंकि चाइना दोनों ही तरफ से बॉर्डर्स शेयर करता है, इंडियन ओशन के साथ भी और पैसिफिक ओशन के साथ भी। और चाइना अपनी हेजेमनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, स्पेशली इंडियन ओशन में। और यूएस ये नहीं चाहता। देखो यूएस अभी तक वर्ल्ड पावर बन के बैठा है, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर, आफ्टर कोल्ड वॉर, यहाँ पे पता चला कि यूएस एक वर्ल्ड पावर के तौर पे सामने आए, लेकिन चाइना भी अब इसका एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बन गया है। और यूएस अपनी हेजेमनी को किसी भी तरह से कम नहीं होने देना चाहता, इसीलिए ये चाइना को हर तरह से काउंटर करना चाहता है। और यहाँ पे भी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में भी इसको काउंटर करने की बात चल रही है, इसीलिए इंडिया और यूएस के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन हैं। ऑलरेडी चाइना इंडिया का नेबर है, और चाइना से इंडिया को इतने थ्रेट इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है, इतने सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। इसलिए चाइना भी इंडिया का कोई दोस्त तो है नहीं, ठीक है। इंडिया भी चाइना को काउंटर ही करना चाहता है, तो दोनों के जो मोटिव्स हैं वो सेम है। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि इंडो पैसिफिक रीजन को एक फ्री और ओपन एरिया बनाना चाहते हैं। किस वैल्यूज़ के बेसिस पे? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बेसिस पे। देखो आपको पता है इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और यूएस जो है वो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे दोनों का बहुत ज़्यादा विश्वास है, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यहाँ पे इनकरेज करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इंडो पैसिफिक रीजन में कई सारी कंट्रीज आती हैं, कई सारे आइलैंड्स आते हैं। इन सभी रीजन्स में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोपोगेट करने का काम करना चाहते हैं इंडिया और यूएस। इसके अलावा जो भी ऑटोक्रेसीज हो रही हैं उनको कन्फ्रंट करने का काम करना चाहते हैं। जैसे कि उइघुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्रेशन चल रहा है चाइना में, तो उसको यहाँ पे कर्ब करने के लिए, काउंटर करने के लिए यहाँ पे काम करना चाहते हैं इंडो और यूएस का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो। इसके अलावा ताइवान के बारे में आपने कई बार सुना होगा, कई बार न्यूज़ में भी आता है, हमने भी डिस्कस किया है कि यूएस कंटिन्यूसली बोलता रहता है कि ताइवान के ऊपर अगर चाइना ने ज़्यादा कंट्रोल जमाने की कोशिश की तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि ऑटोक्रेसीज को कम करने का बाय चाइना। इसके अलावा देखो कोविड के टाइम पे, कोविड भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया और यूएस के सामने, इनफैक्ट पूरे कंट्रीज़ के सामने। तब ये स्ट्रैटेजिक अलायंस बहुत काम आया। और चाइना एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया और यूएस की बढ़ती करीबियों का। क्यों ऐसा? क्योंकि चाइना जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे इन सभी के टर्म्स पे, इकोनॉमी, ठीक है, इन सभी के टर्म्स पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहा है, और इंडिया और यूएस दोनों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो ये भी एक कारण है इंडिया और यूएस के पास आने का। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण अभी जो देखने को मिला है वो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया और यूएस दोनों ही उतनी ही तरह से यहाँ पे डेडिकेटेड हैं अभी तो, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है क्लाइमेट चेंज, इसीलिए यहाँ पे दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। कई सारे इनिशिएटिव्स भी ये साथ में लेके आए हैं। ट्रेड को लेकर भी यहाँ पे कोशिशें चल रही है, हालांकि ट्रेड अब सेकेंडरी हो गया है, सबसे ऊपर क्लाइमेट चेंज आ गया है, ठीक है। अब देखो चाइना के शेयर्ड कंसर्न हैं ही, जो मैं आपसे बात कर चुकी हूँ इसके बारे में। इसके अलावा देखो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करें कि क्लाइमेट चेंज में दोनों का काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, तो इंडिया और यूएस ने क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा के लिए पार्टनरशिप की है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा में क्या किया जाएगा, एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स किए जाएंगे, और कमिटमेंट की गई है कि यहाँ पे हम यहाँ पे अपना एक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, क्लीन एनर्जी डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड को डेवलप करने के लिए ट्रेड पॉलिसी फोरम बनाया गया है, सो दैट बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। इसके अलावा देखो इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ट्रेड को बढ़ावा देना क्योंकि इंडिया सरप्लस में रहता है, ठीक है। इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट कम करता है यूएस से, तो इंडिया के लिए भी एक फ़ायदे की चीज़ है। इसके अलावा डाइवर्जेंस कहाँ देखने को मिला? देखो कन्वर्जेंस तो इन सारे एरियाज़ में देखने को मिला, डाइवर्जेंस कहाँ देखने को मिला? देखो एक तो COP26 अभी चल रहा है, इसमें हमने देखा कि इंडिया पहले नेट जीरो एमिशन के टारगेट सेट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी यूएस कंटिन्यूसली प्रेशर बना रहा था, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। अभी तो चलो हमने नेट जीरो एमिशन का टारगेट सेट कर दिया है, लेकिन पहले हम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी यूएस हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा था। दूसरा ये कि हम क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे पैसे दें, सो दैट हम भी यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। अब इंडिया का कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन है यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूएस, यूके, और डेवलपिंग कौन है? चाइना, इंडिया। तो देखो
अब यहाँ पे यूएस किसी भी कीमत पे इंडिया को तो चलो पैसे दे देगा, चाइना को किसी कीमत पे पैसे नहीं देगा, तो इसीलिए ये क्लाइमेट जस्टिस भी होता हुआ दिख नहीं रहा। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज भी बढ़ गई है। यूएस में जब ट्रम्प आए थे उसके बाद से प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज बहुत बढ़ गई, टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगा दिए गए इंडिया के गुड्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी टेंडेंसीज जो है ये डाइवर्जिंग दिखाती हैं इंडिया और यूएस को। इसके बाद देखो एक WTO का डिस्प्यूट था सोलर सेल्स के ऊपर, तो सोलर पावर सेल्स के ऊपर यहाँ पे WTO में इंडिया और यूएस दोनों अलग अलग पार्टीज, अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के तौर पे खड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये भी एक इशू है। और बाकी क्लाइमेट ट्रेड रिलेटेड यहाँ पे किस तरह से क्लाइमेट और ट्रेड रिलेटेड है ये भी हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये आपको कन्वर्जेंस के पॉइंट्स और डाइवर्जेंस के पॉइंट्स समझ आ गए हों तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये समझते हैं कि क्लाइमेट और ट्रेड किस तरह से रिलेटेड है। क्लाइमेट और ट्रेड, देखो ट्रेड के कारण ही काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट को भी प्रॉब्लम होता है। जैसे ट्रेड इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, व्हीकल्स वगैरह है, कनेक्टिविटी जो है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम ट्रेड को कंट्रोल करें इस तरह से कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम ना आए। और क्लाइमेट चेंज के अगर आपको क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बनानी है, तो उसका भी कमर्शलाइजेशन करोगे आप जब, तो वो भी तो ट्रेडिंग ही हुई ना। तो इस तरह से कनेक्टेड है दोनों चीज़ें, ठीक है। क्लाइमेट को रोकने के लिए और क्लाइमेट चेंज को पहली चीज़ तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देने के लिए, दोनों ही चीज़ें ट्रेड से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ वे फॉरवर्ड्स बताए गए हैं। पहला वे फॉरवर्ड ये है कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। एनर्जी मार्केट जो है स्पेशली उसको, आपको पता है वन बेल्ट वन रोड बनाया है, ठीक है, CPEC बना रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। मिलिट्री टर्म्स पे ये बहुत डेवलप हो रहा है, इकोनॉमिक टर्म्स पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट चाइना का बहुत हो रहा है, इसलिए हमको चाइना को तो काउंटर करना ही है और खुद का डेवलपमेंट भी करना है। तो इंडिया यूएस को यहाँ पे एक तरह से ट्रेड फ्लोस के लिए एक ट्रांजिशनल एनर्जी सोर्सेज का कुछ बना सकते हैं हम, कि ट्रांजिशनल एनर्जी सोर्स के फ्लो बना सकते हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन हम साथ में कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे ट्रेड को अपने एनहांस कर सकते हैं। इस तरह से हमको चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो अभी आगे और चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जिसके कारण डाइवर्जेंस बढ़ेगा इंडिया और यूएस में। तो हमको इनको बढ़ने ना देना है, इनफैक्ट हमको कन्वर्जेंस को बढ़ाना है, क्योंकि हम दोनों के इंटरेस्ट, इंडिया और यूएस दोनों के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, ठीक है। तो हमको साथ में मिलके चलना है, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा अगर हम साथ में मिलके चलेंगे तो, और एक ट्रू पार्टनरशिप क्रिएट करने की हमको ज़रूरत है। तो ये हमने देख लिया इंडो यूएस रिलेशंस के बारे में भी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छा, एक जो मैंने कल भी बताया था आपको, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो लेक्चर है, ये आपका आएगा शायद कल 4 तारीख को या 5 तारीख को आएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। ऑलराइट, so that was all. Have a very good day.